हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भूगोल को पढ़ेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके पास मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को क्विक रिवीजन के लिए साथ में रखें और इस वीडियो को देखें। यहाँ पर एक ही वीडियो में बताया गया है भूगोल को, जहाँ तक हो सका है उसको कवर किया गया और जेएसएससी के भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे और इन दोनों एग्ज़ाम में यहाँ पर भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं पर्सनल बताऊं तो जेएसएससी के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं ये बता दूं कि जेएसएससी का कोई माई बाप नहीं है। जिनका हो गया है वो हो गया, जो लटके हुए हैं सो लटक गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का भूगोल हम लोग पढ़ने से पहले ये जान लें कि ये एरिया कौन सा है। ये है झारखंड का एरिया, ठीक है, ये है झारखंड। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत चीज़ों को बता दूं। झारखंड के उत्तरी हिस्से में राज्य है बिहार। इनफैक्ट ये बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, और बिहार से जब अलग हुआ तो बिहार के साथ इसका बॉर्डर लगता है। बिहार के पश्चिम की ओर एक राज्य है कुछ इस तरीके से, ये जो प्लेन एरिया आप देख रहे हो इस तरीके से, इस राज्य का नाम है यूपी। यूपी भी अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड के साथ। यहाँ पर आता है आपका एमपी। एमपी बॉर्डर नहीं शेयर करता है झारखंड के साथ, इसका बॉर्डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यूपी और यूपी से ही सटा हुआ एक और राज्य बनता है छोटा सा, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और यूपी एमपी को रोक देता है। चूँकि एमपी का एक ज़िला है यहाँ पर सिंगरौली, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। यदि आप इस रूट से जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, और यदि आपको एमपी जाना है इस वाले इलाके में तो आपको ये घूर के जाना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो खैर, ये सारी अलग अलग बातें थी। इसके बाद झारखंड के पूर्व की ओर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है कुछ इस प्रकार से है। ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो खैर अलग हो जाता है देश। यहाँ पर वेस्ट बंगाल है जिसका बॉर्डर शेयर होता है झारखंड के साथ, और झारखंड के दक्षिण की ओर एक राज्य है जिसका नाम है ओडिशा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि झारखंड के साथ वैसे कितने ज़िले हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे ज़िलों की संख्या है 5। यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। एमपी नहीं करता है। इसके अलावे और भी हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एक लाइन सी जो बनी हुई है, मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन सी जो बनी हुई है, ये 2 ऐसे पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार झारखंड तक हुआ है। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है, क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। ये विंध्य और सतपुड़ा है। विंध्य और सतपुड़ा का जो रेंज है ये कहीं ना कहीं झारखंड के इलाके में आकर विलुप्त होता हुआ नजर आता है। इसका भाग कुछ झारखंड के अंतर्गत आता है। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि ये जो पर्वत श्रृंखला, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत मुश्किल से दिखेगा आपको। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये इस तरीके से अंदर घुस गई है झारखंड के इलाके में, और यहाँ पर आते हुए लगता है कि यहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो गया है। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो भाग है ये है इस इलाके के आसपास। तो ये इलाका कौन सा है? ये है अमरकंटक का इलाका। मतलब ये क्षेत्र कहलाता है अमरकंटक। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी जो इधर की ओर बहती है, और गंगा इस लाइन से आती है, ठीक है। तो ये गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद यही अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा को अलग अलग कर देती है। मतलब कि इस एरिया से निकली और ये इधर से होते हुए बही इसके बीचों बीच और जाकर गिर गई अरब सागर में, अरेबियन सी में। ये है बे ऑफ बंगाल। ये दोनों जो सागर है ये हिंद महासागर का ही भाग है, हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि ये अलग सागर है, ये अलग सागर है, कहीं जाकर ये कुछ और कहा जाता है, जैसे कि इसे और नीचे आ गए तो यहाँ पर हिंद महासागर कहा जा रहा। देखो वैसा बात नहीं है। ये दोनों जो आप सी देख रहे हैं ये दोनों हिंद महासागर का ही हिस्सा है, तो ये आप याद रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा इसका एरिया, ये है अमरकंटक का एरिया, यहाँ से नदियाँ निकलती है, प्लस ये जो रेंज है ये अंदर की ओर घुसा हुआ है जो कि झारखंड के भी एरिया में देखा जाता है। इसके कुछ पहाड़ी भाग झारखंड में भी आता है। साथ ही साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे रेंज हैं। आप ये जो देख रहे हो ये रेंज है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो
ये झारखंड के उत्तरी हिस्से में थोड़ा सा आता है, ज़्यादा आता नहीं है। बाकी जो आप ये जो पहाड़ी श्रृंखला देख रहे हो, ये सारा भी प्रभावित करता, मतलब प्रभावित किया हुआ है झारखंड को। यहाँ भी जब उथल पुथल हुआ था तो उस समय झारखंड भी इससे प्रभावित हुआ था। जो झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है, ये यहाँ प्रभावित हुआ था। सभी बातों को हम लोग डिटेल से समझेंगे धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं झारखंड का एक बहुत ही अच्छा मैप। तो मैंने आपको बताया कि विंध्य और सतपुड़ा रेंज आकर घुस गया है, तो ये है इसका पहाड़ी इलाका। मैं इसको अच्छे से और आपको दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हो, ये है सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका, सबसे ऊंचा पठारी भाग। इसको कहा जाता है पाट का एरिया। पाट एरिया इसको कहा जाता है, जिसमें 3 जिले आते हैं। मैं आगे बताऊंगा। ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ भी आपको बहुत सारे पहाड़ नजर आएंगे, मतलब ऊंचा नीचा जमीन है, पहाड़ी इलाका। तो ये है संथाल परगना का इलाका। संथाल परगना में ये जो एरिया देख रहे हैं, इसको कहा जाता है राजमहल ट्रैप। इसको कहा जाता है राजमहल ट्रैप। ये जो आप ये एरिया देख रहे हो, मैं थोड़ा इसको लाल कर दूं, ये एरिया है राजमहल ट्रैप का, संथाल परगना के अंतर्गत। ये है पाट का एरिया, ये है हजारीबाग का एरिया, ये जो है ये है हजारीबाग का एरिया, ये है रांची पठार, और ये जो है ये है सिंहभूम वाला एरिया। तो रांची पठार, हजारीबाग, पाट और यहाँ पर जो है राजमहल ट्रैप, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि छोटा नागपुर जो है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये छोटा नागपुर के ही अंतर्गत आता है, मतलब छोटा नागपुर के पठार के ऊपर ही बसा हुआ है। अब छोटा नागपुर का पठार के ऊपर बसा हुआ है, तो अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है। तो इसको आप याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, जिसमें से ये है पाट का एरिया, ये जो है ये है संथाल परगना का राजमहल ट्रैप। इसके बाद ये जो है ये सिंहभूम वाला एरिया है, ये है रांची, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है नेतरहाट। तो नेतरहाट बहुत खूबसूरत जगह है। इसके बाद ये है हजारीबाग गिरिडीह वाला एरिया, पारसनाथ वाला एरिया, प्लस ये है रांची वाला एरिया। तो सभी को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ये मैंने आपको एक रफली तौर पे मैंने आपको समझाया ताकि आप मैप को अच्छे से समझ जाए। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड का भूगोल पढ़ने से पहले मोटी मोटी बातों को हम लोग जान लेते हैं। झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर ही क्यों? क्योंकि झारखंड में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है ये है 15 नवंबर। इनको यहाँ पर कहा जाता है भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। तो इनको भगवान कहा जाता है, इसलिए 15 नवंबर को इसी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर इस राज्य का गठन किया गया था और स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। झारखंड जो है ये देश के पूर्वी भाग में बसा हुआ है। पूर्वी भाग में कैसे है? अब देखो, ये है झारखंड। झारखंड से जब आप पूर्व की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो इस तरीके से है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आकर ये एरिया ख़त्म हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम ईस्टर्न में है। बंगाल के पश्चिम में झारखंड और झारखंड के पूर्व में बंगाल है। तो ये ईस्टर्न रीजन हो गया। इसके बाद इधर आता है एमपी, यहाँ आता है यूपी, यहाँ आता है बिहार, यहाँ आता है उड़ीसा, यहाँ आता है छत्तीसगढ़, और ये है वेस्ट बंगाल। कुल मिलाकर 5 ऐसे राज्य जिनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। मुझे एक चीज़ आप बता सकते हैं, झारखंड का वो जिला, चलिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। झारखंड में कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका बॉर्डर या जिसकी सीमा किसी राज्य से ना लगती हुई हो। लेकिन एक ऐसा जिला है जो अपना लैंड बॉर्डर किसी भी राज्य के साथ शेयर नहीं करता है। आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताएंगे। उसका जो उत्तर होगा कि वो कौन सा जिला है जो अपना सीमा, जो अपना बॉर्डर किसी भी राज्य के साथ शेयर नहीं करता है, किसी से उसका सीमा टच नहीं होता है किसी भी राज्य के साथ, वो जिले के अंतर्गत ही बना हुआ है, लैंडलॉक है, ठीक है, लैंडलॉक ही कहेंगे उसको। बाकी जितना जिला है सब किसी न किसी राज्य के साथ सटा हुआ है। आप कमेंट करें।
तो ये पूर्वी भाग में है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में ये आकर ख़त्म हो जाता है। मेनलैंड ऑफ इंडिया जो है ये यहीं तक रहता है, वेस्ट बंगाल के ही पास। वेस्ट बंगाल से इधर आएंगे तो ये झारखंड का एरिया है, तो ये ईस्टर्न रीजन में है। प्लस बिहार भी जो है ये ईस्टर्न में ही आता है, लेकिन ये नॉर्दर्न में भी आता है। मैं नॉर्दर्न ईस्टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर है, ये वहाँ पर छत्तर काट के बैठा हुआ है। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे जो राज्य हैं वहाँ पर बैठा हुआ है। ये मेनलैंड की बात कर रहे हैं, वो चिकन नेक के पास बसा हुआ वो अलग इलाका है। तो ये नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ में है, लेकिन थोड़ा सा ईस्ट में भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड मतलब इस्तेमाल कर लिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन नहीं है। तो झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, इधर ओडिशा हो गया, सारे के सारे जो राज्य हैं वो ईस्टर्न रीजन में आते हैं। तो ये आप समझ में आ गया आपको कि झारखंड जो है ये देश का पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांश विस्तार जो है ये है 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार जो है इसका है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 आपको 50 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड नहीं पूछा जाएगा। आप इतना भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। झारखंड का जो कुल इलाका है, जो क्षेत्रफल है, ये कितना है? ये है 79,714 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भारत का 2.5% हिस्सा है। ये मैं समझा देता हूँ, ये है भारत का इलाका, ठीक है। इस तरीके से भारत में मैं बहुत गंदा मतलब क्या कहूँ, कोई भी चित्र बनाता हूँ। इसलिए जो भारत है यहाँ पर बसा हुआ है राज्य, तो ये पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का ये अकेले 2.5% है, ठीक है। 2.5% है एक्चुअली में 42, लेकिन आप इसको 2.5 कर सकते हो याद रखने के लिए। जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ पर 18 जिले थे, अब यहाँ पर टोटल 24 जिले। झारखंड अलग हुआ था बिहार से, बिहार का दक्षिणी हिस्सा ये लेकर अलग हुआ, और दक्षिणी हिस्से में 18 ऐसे जिले थे जो यहाँ से अलग हुआ था। अब यही 18 जिले को काट काट के बना दिया गया है 24 जिला। तो 24 जिले अभी झारखंड में आपको मिलने वाले हैं। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ का कैसा है? झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मतलब 3,30,00,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। अभी पता नहीं, अभी तो हुआ नहीं है सेंसस, 10-11 साल फिर गुजर चुके हैं, होने वाला है तो जब नया डाटा आ जाए तो, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो एक 2011 को ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले भी एक जनगणना हुई थी 2001 में। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये बताया गया था, उस समय जो जनगणना में डाटा निकल के आया, जो पॉपुलेशन निकल के आया, उसमें देखा गया कि जो 2011 में जनगणना हुई है ये पिछले जनगणना से 22-22% वो अधिक है, मतलब आबादी में वृद्धि हो गई है। अब जनसंख्या की दृष्टिकोण से हम लोग देखें यहाँ का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, जो 2001 में 338 था। 100 की वृद्धि यहाँ पर आप रफली कह सकते हैं जो हुआ है। ये तो मैंने आपको बताया कि झारखंड के उत्तरी हिस्से में बिहार, दक्षिणी हिस्से में उड़ीसा, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, मतलब टोटल मिला के 5 ऐसे राज्य हैं जो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मैंने आपको पीछे में बताया, आप जाकर उसको, आप यदि उसको समझ नहीं पाए तो आप थोड़ा सा बैक चले जाएं, वहाँ पर वो फिर से आप देख लें, समझ में आ जाएगा। अब झारखंड का जो एरिया है, इसके पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र है, जो मैंने आपको बताया था, कुछ इस प्रकार से झारखंड का मैप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है। अब ये जो मैंने आपको इलाका डिनोट किया था, जिसको मैंने बताया था पाट का एरिया, तो ये है पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग को पाट का प्रदेश कहा जाता है, और ये राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट प्रदेश के पूर्व की ओर रांची और हजारीबाग का पठार है, जो छोटा नागपुर के बाहर में स्थित है, मतलब छोटा नागपुर के बाह्य इलाके में है। ऐसा नहीं है कि छोटा नागपुर से बाहर है रांची, छोटा नागपुर के पठार पर ही है, लेकिन वो बाह्य इलाका है ऊंचे वाले इलाके से,
इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। तो पाट प्रदेश के पूर्व में कौन कौन सा इलाका है, कौन कौन सा जिला है, तो रांची हजारीबाग का जो पठार है वो यहाँ पर है, और ये जो पठार है ये छोटा नागपुर के पठार में ही बाह्य इलाका आता है। पाट प्रदेश की यदि बात करें, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये जो पाट का एरिया जो हम लोगों ने देखा, इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर 900 मीटर से लेकर 1000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है इस पठार की। और वहीं ये इलाका, अब मैंने आपको बताया कि ये पूरा छोटा नागपुर का इलाका है, इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। अब संपूर्ण को आप ले लीजिए, तो इधर से जब इस ओर आएंगे तो इस इलाके में जो आपको मैंने रेंज बताया राजमहल ट्रैप, यहाँ पर कुछ ज़िले हैं, पाकुड़, साहेबगंज, और एक जगह का नाम है जिसको कहा जाता है बहरागोड़ा। तो बहरागोड़ा के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई मात्र 150 मीटर के आसपास ही रहती है, 150 मीटर से कम ही रहती है। जबकि हम लोगों ने देखा कि इस रीजन में इसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर, 900 मीटर से लेकर ये 1000 मीटर के बीच में ही यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई बहुत कम है। तो अलग अलग जगहों में पठार की जो ऊंचाई है ये अलग अलग रिकॉर्ड होती है और इसको देखा जाता है। ये बड़ा जटिल संरचना है झारखंड की। ये आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी इलाका मैंने आपको बताया ये है पाट का इलाका। ये जो देवघर में आप जो ये एरिया देख रहे हो, ये वाला, ये है रेंज, वो रेंज जिसको कहा जाता है राजमहल ट्रैप। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आप नदी देख रहे हो, ये नदी जो आप देख रहे हो किस तरह से बहते हुए जो नीचे की ओर आ रही है, ये जो नदी है ये है गंगा रिवर। ये जो है ये है सोन नदी जो गंगा में मिल गई है आकर, ठीक है। कहाँ से निकली है, इस इलाके से, अमरकंटक से, और यहीं से निकली है नर्मदा भी, यहीं से निकली है सोन रिवर भी। अमरकंटक का इलाका बहुत बड़ा है, जो क्षेत्र है अमरकंटक अलग अलग जगह से निकली है, अमरकंटक ही दोनों कहलाता है। तो ऐसा बात नहीं है कि एक ही जगह से निकली है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, अलग अलग जगहों से निकली है। सोन नदी जो है ये यहाँ पर है, और नर्मदा नदी ये इधर बहती है। सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और नर्मदा नदी जो है ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये अलग बहती है, अकेले बहती है, और इसमें बहुत सारी नदियाँ जो है वो आकर मिलती है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। अब ये जो इलाका है ये पाट का क्षेत्र है, जहाँ पर लोहरदगा, लातेहार, पलामू, ये सारे जो जगह हैं, ये सारे जो ज़िले हैं ये यहाँ पर आते हैं। ये है देवघर वाला इलाका। तो ये जो आप ट्रैप देख रहे हो, राजमहल ट्रैप, यहाँ पर एक ज़िला है जिसको कहा जाता है साहेबगंज। शायद यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पर इसको डिनोट कर देता हूँ। ये जो इलाका है ना, ये है साहेबगंज का इलाका, मतलब डिस्ट्रिक्ट। साहेबगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है। झारखंड का एकमात्र ज़िला जहाँ से गंगा नदी गुजरती है वो है झारखंड। अब झारखंड के संपूर्ण इलाके में गंगा नदी का कोई इतना बड़ा प्रभाव है नहीं, लेकिन गंगा नदी कोने से कट गई है ना, कन्नी कटा के निकल गई है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि गंगा नदी जो है वो किस जिले से होकर बही है। क्योंकि गंगा नदी कहीं ना कहीं से झारखंड से तो निकली है, बल्कि अलग इलाका छोड़कर इस इलाके में बही है, तो है तो झारखंड का इलाका जो साहिबगंज है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो वो नाम होगा आपका साहिबगंज। प्लस कि साहिबगंज जो जिला है ये बिहार के किस जिले से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ये जो जिला है ये है भागलपुर। ये जो भागलपुर आप देख रहे हो ये है भागलपुर। भागलपुर से ही ये घुस जाती है कहाँ, झारखंड में। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये बिहार में निकलती तो है भागलपुर से, एंटर करती है झारखंड में साहिबगंज से, ये मैंने बता दिया, और बिहार से निकलती है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन बिहार में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर गंगा नदी एंटर करती है यूपी से? यूपी से एंटर जो करती है वो बताएं आप कमेंट करके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं बीच बीच में आपसे पूछते रहूँगा। तो आपने ये समझा कि गंगा नदी यहाँ से बह के निकल गई साहिबगंज के इलाके से, और ये फिर से आ गई कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। ये जो इलाका है ये है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में ये आकर चली गई और बह गई, साहिबगंज में ही एंटर करती है और साहिबगंज से ही ये निकल भी जाती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, कहीं नहीं जाती है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है
तो इसलिए यहाँ पर बाढ़ का भी डर नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से चतुर्भुजाकार ये गोल था। ये पाट का इलाका है। तो जो पाट का इलाका है या फिर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो उसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ आपको मिलेगा यहाँ पर। ये जो आप जगह देख रहे हो ये यहाँ पर है पारसनाथ, ठीक है, ये वाला इलाका, सॉरी ये वाला इलाका है पारसनाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। फीट में बात करें तो 4478 फीट है इसकी ऊंचाई, जो कि बाह्य छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। छोटा नागपुर का ही पठार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा झारखंड का जो इलाका है ये छोटा नागपुर पर ही बसा हुआ है, लेकिन जहाँ पर ऊंचाई कम होते जाती है वहाँ को हम लोग उस एरिया को कहते हैं बाह्य छोटा नागपुर, ताकि वो डिनोट हो सके एक अलग तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंचा जो चोटी है, जो सबसे सर्वोच्चम जो चोटी है पहाड़ी इलाका है वो है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। फीट में 4478 फीट, जो कि बाह्य छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। झारखंड का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो औसतन वर्षा होती है यहाँ पर करीब मतलब 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन ये औसत है, पूरे झारखंड में जितनी वर्षा होती है उसका औसत है ये 140 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग इलाके में अलग अलग वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नेतरहाट वाला क्षेत्र। नेतरहाट के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है 150 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा। अभी सावन का महीना चल रहा है, यहाँ पर इस महीने के आसपास और जितने भी वर्षा होंगे साल भर में ये 150 सेंटीमीटर से ऊपर 160 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा, इससे भी अधिक होती है। वार्षिक वर्षा, एक महीने दो महीने की नहीं है, वार्षिक वर्षा, एक साल में जितना वर्षा होता है उसका यहाँ पर डाटा है। लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं पलामू, गढ़वा और चतरा, ये सारे जो इलाके हैं इसके उत्तरी भाग में मात्र 100 सेंटीमीटर या इससे कम ही यहाँ पर वर्षा होती है। ये कौन सा इलाका है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आप देख रहे हो मिर्जापुर, मिर्जापुर के ही आसपास ये जो इलाका है डाल्टनगंज, यहाँ पर ये सारे जो इलाके हैं पलामू, लातेहार, गढ़वा, तो ये उत्तरी इलाका होगा। मिर्जापुर एक ऐसा जगह है जो कि यूपी में है और ये एक सूखाग्रस्त जिला है। यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, इसको सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया। तो इसी के आसपास ये है, इसलिए यहाँ भी वर्षा बहुत कम होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। झारखंड एक ऐसा राज्य है, मैं झारखंड का मैप थोड़ा सा बना दूं ताकि मुझे भी आसानी हो। इसके बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड के अलावा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये कमेंट करें। झारखंड का नाम नहीं लिखेंगे, झारखंड के अलावा कौन कौन सा जिला है उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। झारखंड की जो प्रकृति है ये पतझड़ प्रकार की है, जिसे उष्ण कटिबंधीय मानसून पतझड़ वन के अंतर्गत रखा गया है। अब पतझड़ प्रकार की है, इसका मतलब यह है कि वसंत ऋतु जब आती है तो पत्ते अपने, जो यहाँ के वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये अपना पत्ता झाड़ देते हैं, मतलब ये गिरा देते हैं और फिर से इसमें नए पत्ते आते हैं। तो ये चीज़ इसमें देखा जाता है, इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय वाला इलाका है, उष्ण कटिबंधीय मानसून है। अच्छा खासा मानसून भी यहाँ पर आता है, जिससे कि यहाँ के लोग खेती कर पाते हैं। राज्य में वनों का जो इलाका है ये पूरा असामान्य है, मतलब कि इस इलाके में आपको ज़्यादा मिलेगा, इस इलाके में आपको कम मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, मतलब कम ज़्यादा कहीं भी बराबरी नहीं है। ये कैसे? क्योंकि आप यदि चतरा की ओर चलेंगे तो चतरा एक ऐसा जिला है जहाँ पर चतरा जिला का जो 50% इलाका है वो वन से घिरा हुआ है, उसमें वन है, मतलब ये इतना बड़ा इलाका है तो उसका आधा हिस्सा पूरा का पूरा वनों से लदा हुआ है और आधा इलाका जो है वो खाली है, जहाँ पर मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे, उतना जंगली इलाका नहीं है। चूँकि झारखंड झाड़ों का प्रदेश भी कहलाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब चतरा जो है ये इसके क्षेत्रफल में जो 50% है यहाँ पर वन पाए जाते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वन बहुत कम है, जैसे कि साहिबगंज। साहिबगंज जैसा ज़िला है, यहाँ पर 3% से भी कम यहाँ पर वन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड एक, लेकिन यहाँ पर वनों की जो डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पर वन का जो वितरण है ये असमान मिलता है, आपको कहीं भी एक समान देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग काल में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चट्टान भी मिलते हैं। वो कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं आदि महाकाल कल्प का जो समय था, इस समय के भी यहाँ पर चट्टान देखे जाते हैं। पूराजीवी जो महाकल्प था, इसका भी यहाँ पर चट्टान देखा गया है। मध्यजीवी महाकल्प मिडावल एरा का जो यहाँ पर चट्टान है ये भी देखा गया है। और नूतन जीवी महाकल्प जो है इसका भी यहाँ पर चट्टान मिलता है। झारखंड की भू संरचना के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इधर उधर पढ़ लिए, अब भू संरचना इसका क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा जाता है कि झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है ये काफ़ी जटिल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इलाका है ये काफ़ी जटिलताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर वनस्पति भी पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। यहाँ पर खेती उतना ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि प्लेन इलाका है नहीं। प्लस पहाड़ी जो इलाका है, पठार का इलाका है, ये कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ट्रैप घुसा हुआ है तो कहीं रेंजेस हैं। तो ये बड़ा जटिल इलाका है। जो गोंडवाना भूखंड के उत्तरी पूर्वी छोर पर झारखंड स्थित है। प्राचीन गोंडवाना आपको याद होगा कि भारत गोंडवाना का हिस्सा था। वैगनर थ्योरी जानते हो कि नहीं भाई? वैगनर थ्योरी जो है उसने बताया था कि भारत कुछ इस प्रकार है, ये रसिया है, मैं इसको कैसे डिनोट करूँ, ये है आपका अफ्रीका, ये इस तरीके से आया हुआ है। फिर यहाँ पर छोटा सा एक देशों का समूह है, फिर इधर से शुरू हुआ है और ये है इंडिया, इस तरह से ये है रशिया, ये है इंडिया और ये है अफ्रीका, ये है हिंद महासागर, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो चलो एक तो बात हो गई। लेकिन जो वैगनर थ्योरी था, इन्होंने बताया था कि ये जो इंडिया का जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से निकला हुआ है, ये इस जगह से निकला हुआ है। मेडागास्कर यहाँ पर है, तो ये यहाँ से खिसकते खिसकते आ गया ये एशिया में। तो जो गोंडवाना भूखंड है उसी का पूर्वी भाग जो छोर है वहीं पर झारखंड स्थित है। अब मैं इसको डिटेल से आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये आप कान में दबा के रख लें, लटका लें। ये जो इलाका आप देख रहे हो, ये इलाका, यही इलाका इधर से चलते हुए आया। ये जो प्लेन एरिया देख रहे हो ना, ये आया ही नहीं, ये यहीं पर था, ये एरिया यहीं का ही है। सिर्फ आया कौन सा एरिया? तो जो मैंने मार्क किया आपको, ये एरिया थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एरिया कौन सा है। ये एरिया यही चल के आया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, पूरा इंडियन ओशन पार करके, और ये आकर टच हो गया कहाँ पर? इधर तिब्बतन प्लेट से। तिब्बतन प्लेट से आकर जब ये भिड़ा और जब इस पर प्रेशर पड़ा तो ये पूरा रुफ जो है ये उठ गया, जो तिब्बत कहलाया। तिब्बत दुनिया का छत कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या कहा जाता है इसको? दुनिया का, वर्ल्ड का रूफ कहा जाता है। छत, रूफ का मतलब छत होता है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज तिब्बत, तिब्बतन प्लेटो, जहाँ पर हिमालय श्रृंखला शुरू होती है और आगे चाइना की ओर बढ़ जाती है, जो अभी चाइना के अंतर्गत ही है। तो इसको आप याद रखेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है ये गोंडवाना। गोंडवाना का जो हिस्सा था ये इधर से चला और ये आकर भिड़ा कहाँ पर? तो इस जगह पर। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो इलाका है ये इस तरीके से आया, इधर भी था ये इस तरीके से, तो यहीं पर है झारखंड। तो पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसके कहाँ पर है ये स्थित? ये उत्तरी छोर पर है या नहीं? ये नॉर्दर्न इलाके में है या नहीं है? इसका उत्तर मुझे दीजिए, हाँ या ना में। तो मैं गलत तो नहीं हुआ? ये इलाका पहले से ही यहाँ था, बाद में जब ये उठा तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर किसी के मन में चल रहा होगा कि ये जो इलाका है ये प्लेन कैसे हो गया, है ना? ये प्लेन कैसे हो गया? अरे भाई, जब यहाँ ये जगह उठेगा, ये तो ग्लेशियर वाली जगह है, यहाँ से नदियाँ निकलती है एक एक करके, गंगा भी यहीं से बह के निकली है। तो इसको कहते हैं गंगेटिक प्लेन। क्यों कहते हैं इसको गंगेटिक प्लेन? क्योंकि गंगा नदी निकली और बहुत सारी नदियाँ यहाँ से बही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो गई थी कि जब ये इधर से धक्का दिया गया इस प्लेट के द्वारा तो ये रूफ उठ गया।
ये अंदर जाने लगा, सबडक्ट होने लगा। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ बहती थी वो गिरने लगा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे वो गिरने लगा। तो यहाँ का जितना भी मिट्टी है वो धो धा के एकदम प्लेन हो गया, इधर उतना पहुँच नहीं पाया। इसके पहले ही यहाँ पर नदियाँ फॉर्मेशन हो गई, जिसमें से गंगा एक है, यमुना दूसरा है, और बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो आगे। अब बोलेंगे कि ये इलाका कैसे इतना प्लेन हो गया? अरे भाई, इधर से भी तो एक नदी निकलती है तिब्बत से, जिसको कहा जाता है सांगपो। ये इधर से निकलती है अरुणाचल से घुसती है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। तो ये इलाका हो जाता है प्लेन, और ये भी इलाका हो जाता है प्लेन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गया होगा। गोंडवाना का जो इलाका है वो इस तरीके से था, इतना ही लैंड मास इधर से चल के आया था, जिसका उत्तरी छोर जो है यहाँ पर झारखंड का एरिया, छोटा नागपुर का पठार बसा हुआ है। लेकिन आगे मैं इस चीज़ का जिक्र करूँगा, उसको मैं आपको यहीं पर बता दूँ। ये सारा एरिया जो है ये हिमालय के बनने के पहले ही इसकी फॉर्मेशन हो चुकी थी। ये जो एरिया है ये हिमालय के पहले ही ये बन चुका था, चूँकि ये यहाँ था ही नहीं। ये कहाँ था? ये था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास सटा हुआ। ये अलग होके इधर खिसकते खिसकते यहाँ मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर में यहाँ पर पहुँच गया। तो इसका मैं जिक्र करूँगा कि कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हिमालय से इसका कैसे वर्णन आप कर रहे हैं, हिमालय से ये कैसे आप इसको समझा रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि पहले आप इस चीज़ को समझ लें, बाद में जब इसको मैं समझाऊंगा तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये सब चीज़ हुआ कैसे। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। जैसे कि आपको बताया गया कि ये भूखंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा जटिल संरचना की बनी हुई है। प्राचीनतम गोंडवाना का जो भूखंड है इसका उत्तरी पूर्वी छोर पर झारखंड स्थित है। यही ना मैं समझाया, यहाँ पर उत्तरी भाग तो है ही लेकिन इसका पूर्वी भाग भी है। ये ईस्टर्न रीजन है ना भाई, तो ये पूर्वी भाग हो गया, यहाँ पर ये अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर खनिज और संसाधनों का मतलब बहुत ज़्यादा भंडार भरा हुआ है। कोयला, निकल, कोबाल्ट, तांबा, ये सारी जो चीज़ है यहाँ पर प्रचुर है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटल का जो इतिहास है, जितना ये इतिहास पुराना है उतना ही झारखंड के भूगर्भिक संरचना का इतिहास पुराना है। मैं पहले ही बताया कि झारखंड का जो इलाका है और जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जो गंगेटिक प्लेन है, ये सारा इलाका यहीं पर ही था। लेकिन जो गोंडवाना का जो हिस्सा था ये चल के आया, कुछ इस प्रकार था ना गोंडवाना का हिस्सा। ये अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है इस प्रकार से ये यहाँ से चलते हुए गया और ये ऊपर जाकर रसिया वाला या फिर चाइना वाला जो प्लेट है जिसको तिब्बतन प्लेट कहा जाता है, वहाँ पर जाकर ये टकरा गया। तो इसकी संरचना बहुत पुरानी मानी जाती है। झारखंड का पठारी भूभाग प्रायद्वीप भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा पर है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो इलाका है ये क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से ही इसका जो अंदर का भूभाग है, जिसको भूगर्भिक भाग कहेंगे, ये बना हुआ है, ये निर्मित है। किस भाग से? तो क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टान से, क्योंकि बहुत सारे लावा का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। लावा भी बहे हैं किसी समय में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस भूगर्भ का जो संरचना है ये सारा किससे हुआ है? तो क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की भूगर्भिक संरचना को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। ये हम लोग अब देखेंगे कैसे विभक्त किया गया है। ये अलग अलग एरा में या फिर अलग अलग युगों में इसको कन्वर्ट किया गया है, इसको बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है? कुल मिलाकर ये 7 हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए, कहीं कहीं आपको 8 भी मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेंगे। तो ये सारे याद नहीं रखेंगे, इतना बकवास करने की जरूरत नहीं है, 7 ही आप समझें, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि मेंस लिख रहे हैं और इस चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में या फिर उस पर प्रकाश डालें, तो आपको इतना सारा टॉपिक लिखना ही लिखना है, तभी आपको एक एडवांटेज मिल सकता है अपने आंसर राइटिंग में। तो इंपॉर्टेंट कितना है? इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ 7। कौन कौन सा? पहला है आर्कियन क्रम। क्रम मतलब युग की बात कर रहे हैं, ठीक है, युग, आर्कियन क्रम। उसके बाद है विंध्य क्रम, विंध्य युग। इसके बाद है कार्बोनिफेरस क्रम। इसके बाद है पर्मियन ट्रियासिक क्रम। तो पर्मियन ट्रियासिक क्रम भी इसमें आता है। उसके बाद है गोंडवाना क्रम, इसको तो हम लोग अच्छे से जानेंगे। इसके बाद है सीनोजोइक क्रम। इसके बाद है नवीन निक्षेप क्रम। निक्षेप का मतलब होता है बिछा देना, तो इसमें हम लोग बिछाने के बारे में पढ़ेंगे, चादर नहीं, कुछ और चीज़ों की यहाँ पर निक्षेपण हुआ था, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं पहला जो इम्पोर्टेंट है, आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम जो है, इस समय की जो चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती है, जो झारखंड का है। झारखंड के भूभाग के नीचे जो सबसे पुरानी चट्टान है, ये आर्कियन क्रम के अनुसार इसको डिनोट किया जाता है। जो आर्कियन युग था उस समय की जो चट्टान है, ये सबसे ज़्यादा पुरानी चट्टान है, प्राचीनतम चट्टानें हैं। इस अवस्था की चट्टानों को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो एक तो है आर्कियन क्रम का और दूसरा है धारवाड़ क्रम का। धारवाड़ एक जिला है, कहाँ पर है ये आप कमेंट करेंगे, मैं आगे इसका आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। तो धारवाड़ जो है ये साउथ इंडिया के आसपास का इलाका है, तो इसका भी कुछ भाग झारखंड के इलाके पर असर पड़ा था, इसका भी यहाँ पर कुछ देखा गया था, जिसके कारण ये यहाँ पर आ गया है। तो आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम में इसको दो भागों में बांटा गया है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस हो रही थी। आपको याद है, यदि आप भूगोल पढ़े होंगे तो सूर्य से पृथ्वी बनने की जो प्रक्रिया है उसको अलग अलग तरीके से, या फिर सोलर सिस्टम कैसे बना, ये सारा अलग अलग वहाँ पर थ्योरी दिया हुआ है। कोई थ्योरी ऐसा है कि सभी जो चीज़ें हैं वो सूर्य से ही निकली है। डबल तारा था, मतलब एक तो सन था ही हमारा, एक और इससे भी बड़ा सन था जो सन के नज़दीक से गुजरा, और सन से कुछ मटेरियल ये इस तरीके से निकाल लिया गया। जब ये निकला तो फिर से ये सन में जा नहीं पाया और ये सोलर सिस्टम में बन गया। अब सोलर मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको हर चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जब ये बना तो इस तरीके से बना, फिर यहाँ से ये छोटे होते हुए थे, मतलब कि आप देखें तो एक इस तरीके से बना और फिर दूसरा इस तरीके से बना, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह से छोटा छोटा, इधर भी छोटा छोटा। आप यदि पढ़े होंगे तो इस चीज़ को जान रहे होंगे, मैं ज़्यादा डीप में इसमें जाऊँगा नहीं। तो उस समय पृथ्वी पूरा धधकता हुआ लावा था, क्योंकि वो अलग हुआ था कहाँ से? तो वो अलग हुआ था सूर्य से। तो जब सूर्य से ये अलग हुआ तो यहाँ पर ये तरल अवस्था में पाया गया, और ये जब तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बन रही थी, या फिर ठोस अवस्था होने का जो इसका क्रम था, जो आज हम लोग ज़मीन पर पैर रखते हैं, आप रख कर देखो, तो ये जो ठोस हो रहा था उसी समय की ये बात है। उसको कहा जाता है आर्कियन क्रम या आर्कियन युग, एरा। इस चट्टान में आपको कभी भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। अरे भाई कैसे मिलेगा? आप सीधी सीधी बात बताइए, जब पूरा धरती ही लावा थी, पूरा गर्म पिघला हुआ लोहा था, उस समय आपको कैसे कोई जीव यहाँ पर मिल सकता है? मिलेगा ही नहीं। तो ये सारे जो चीज़ है यहाँ पर देखा गया। तो आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इसमें कोई भी आपको जीवाश्म नहीं देखने को मिलेगा। जीवाश्म मतलब जो जीव जंतु मर जाते हैं, जिसकी हड्डियां पाई जाती है, कंकाल पाए जाते हैं, किसी चीज़ का अवशेष पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म। मतलब जीवों का जो बचा हुआ अंश है उसको जीवाश्म कहा जाता है। यह चट्टान रूपांतरित हो गया आगे चलकर, इसका अपर्दन भी हुआ। अपर्दन का मतलब ये है कि ये कटा छटा भी, मतलब जब ये बह रहा था, अब मान लो ये इलाका ऊंचा है, इतना बड़ा धरती है, पूरा जल रहा है और ये इस प्रकार से ऊंचा जगह है, पूरे में लावा फैला हुआ है और ये बह रहा है, तो बहेगा तो भाई किसी को तो काट के ले जाएगा। तो जब ये कटने वाली क्रम थी तो उसको कहा गया अपर्दन। तो यहाँ पर अपर्दन भी हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न रूप में पाया जाता है। मतलब यहाँ की जो भूपरपट्टी है ये आपको विभिन्न रूप में दिखाई देगी, और दिखाई देती भी है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कैसे, यहाँ पर आप देखें कि ये इलाका कैसा है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस इस समय में प्रमुख चट्टानें बनी। ग्रेनाइट वही चट्टान है जो पाकुड़ का जो गिट्टी वगैरह होता है, ग्रेनाइट चट्टानें, काला काला पत्थर, जिससे कि ढलाई वगैरह करने में, घर की जो छत बनाते हैं उसमें इस गिट्टी को डाला जाता है, इस पत्थर के टुकड़े किए जाते हैं, बोल्डर से गिट्टी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बोल्डर अलग अलग पैमाना है, छोटे छोटे जब तक होते जाते हैं बजरी तक ये आता है, और अलग अलग इसका डायमीटर भी अलॉट किया गया है कि कौन सा किसका कितना डायमीटर है। जो बोल्डर है, पत्थर है, चट्टान है, इसके बाद गिट्टी है छोटा छोटा, तो गिट्टी को हम लोग यूज करते हैं छत ढालने में, तो यही ग्रेनाइट का ही हम लोग यूज करते हैं। और नीस इस समय यहाँ की प्रमुख चट्टानें थी और ये अभी भी पाई जाती हैं, तभी ना हम लोग घर कैसे डाल देते हैं। आर्कियन क्रम के अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। मतलब ये बात है कि जब आर्कियन युग था उसके बाद धारवाड़ क्रम आया, धारवाड़ का जो एरा था वो आया, और इस समय
धारवाड़ क्रम की चट्टानें, मतलब इससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई जगह है इस तरीके से उठा हुआ है, अब यहाँ पर बह रहा है लावा, तो किसी चीज़ को तो काटते हुए बिछाते हुए चलेगा। तो जब ये बिछाने का क्रम शुरू हुआ, अपर्दन और निक्षेपण का क्रम शुरू हुआ, उसी समय धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई। और ये कैसे प्रारंभ हुआ? ये भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है, मतलब ये पहली बिछी हुई चट्टान है जो अपर्दन होते हुए निक्षेपित होने लगा। नदियां बहती है तो बगल बगल का जो एरिया है वो अपर्दन की क्रिया से ये काटते रहती है और नदियां चौड़ी होती जाती है। लेकिन अब ये काट दिया तो ये आगे जाकर गया कहाँ? तो ये आगे नदी में ही बिछाते चलती है, जो बाद में बालू के रूप में वो हमको दिखता है, मट्टियां सारी धुलकर चली जाती है। तो ये सारी चीज देखे गए। इस समय जीवों का विकास नहीं हुआ था झारखंड के इलाके में, क्या कहीं भी भारत में या विश्व में कहीं नहीं हुआ था जब आर्कियन युग चल रहा था। यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इस चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। अब ये जो धारवाड़ है, आखिर धारवाड़ चट्टान कर्नाटक में है, ये कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप है। यहाँ पर कर्नाटक आता है, तो कर्नाटक से यहाँ पर इसका क्या संबंध है? देखो, कर्नाटक का जो धारवाड़ क्रम है ना, ये कुछ इस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा एरिया यहाँ पर आ जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, ये आज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ मिलियन पास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तब ये सारी चीजें यहाँ पर घटी थी। इस क्रम को झारखंड में एक नाम से बुलाया जाता है, कोल्हान श्रेणी। कोल्हान का जो श्रेणी, या फिर इसको क्या कहेंगे, रेंज कह सकते हैं, कोल्हान रेंज, इसी के नाम से इसको यहाँ पर जाना जा सकता है या फिर जाना जाता है। इस प्रकार की चट्टानें जो है, ये मुख्य रूप से आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी? जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां अलग अलग है, तो सरायकेला और खरसावां में ये सारे चीज आपको मिलेंगे। तो ये सारा एरिया कहाँ पर है, ये मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, मैप ही नहीं है यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप लोग अगबकाए नहीं पूरा। ये जो एरिया है, ये है सिंहभूम वाला, ये एरिया की बात हो। यहाँ पर है कर्नाटक, तो कर्नाटक से ये धारवाड़ की चट्टानें मिली है और कुछ इस प्रकार से होती हुई गई है, और इसका कुछ इलाका यहाँ भी पड़ा है, मतलब ये विच्छिन्न रूप से पाया गया है, इसलिए यहाँ पर इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ पर, झारखंड में ये कहाँ पर मिलता है? तो झारखंड में ये मिलता है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। धारवाड़ क्रम के जो धात्विक खनिज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, इसीलिए आपको बहुत सारे खनिज मिलेंगे इन सभी एरिया में। जो झारखंड इस प्रकार से है, इन सभी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज मिलेंगे। जो यहाँ पर माइंस वगैरह हैं, ये सारे क्यों हैं यहाँ पर? इसीलिए। अब यहाँ पर क्या क्या खनिज है? यहाँ पर है लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, चांदी और टीन। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको यूरेनियम भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, तो ये सब भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, मेन लिख दें और यहाँ पर आज ही जोड़ दें, आपका सारा का सारा लिखा जाएगा एक साथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला, मतलब आगे का जो पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण यह चट्टानें जो है, ये अपनी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, जो कि ये आर्कियन युग का है, और अलग अलग जब युग आया तो ये चट्टानें दबती गई और नीचे जाती गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें रूपांतरण पाया गया। अब इतना ये रूपांतरित हो गया है कि ये अपनी मूल अवस्था में है ही नहीं। राज्य में कडप्पा क्रम की चट्टानों का अवशेष नहीं दिखाई पड़ता है। इस क्रम की चट्टानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ है। कडप्पा क्रम जो है, ये धारवाड़ क्रम के पहले आया था, ये शायद, हाँ ये पहले ही आया था, मैं गारंटेड हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं, कडप्पा जो क्रम है, ये कटप्पा नहीं है, कडप्पा है। कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं या कडप्पा युग जो है, ये दक्षिण भारत में इसकी चट्टानें मिलती हैं, यहाँ पर नहीं मिलती हैं। और कडप्पा क्रम या कडप्पा युग जो है, ये धारवाड़ युग के पहले ही इस युग का ये युग समाप्त हो गया था। अब विंध्य क्रम की हम लोग बात करते हैं। विंध्य क्रम क्या है? यहाँ पर आपको मैंने बताया कडप्पा क्रम, जो विंध्य क्रम है, जो इसकी चट्टानें पाई जाती है, इसका विकास कडप्पा क्रम के बाद हुआ था, इसलिए कडप्पा क्रम विंध्य क्रम के पहले आई है।
यहाँ तक मैं कह सकता हूँ। तो विंध्य क्रम के पहले कडप्पा जो युग था वो खत्म हो गया था। राज्य में इस प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं जो विंध्य क्रम की है, कडप्पा क्रम की नहीं, विंध्य क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। अब झारखंड में विंध्य क्रम के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलता है उत्तरी पश्चिमी एरिया में। उत्तरी पश्चिमी एरिया मतलब, फिर से मैप, ये है झारखंड, ये है उत्तरी पश्चिमी एरिया। तो यहाँ पर आपको मिलता है ये सारे चीज देखने को, यहीं पर आपको मिलेगा। सोन नदी का जो क्षेत्र है, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले ही, सोन नदी कुछ इस प्रकार से निकलती है। ये निकलती है कहाँ से, तो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश यहाँ पर इस तरीके से छत्तीसगढ़ का एरिया है। आप इसको राज्य से नहीं तोलें, आप इसको एरिया देखें कि ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर एक ही प्रकार का चीज आपको देखने को मिल सकता है। तो झारखंड का जो ये एरिया था, ये एरिया यहाँ पर देखा गया है इस प्रकार की चट्टानें, जिसे अलग नाम से भी जाना जाता है, या इसको कहा जाता है, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रोहतास पठार का दक्षिणी छोर। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं, बिछी हुई हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमुख चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्य चीजें हैं, मतलब चट्टानें जो है वो है सेल, चूना पत्थर, बालूकासम, ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्रायः देखने को मिलेगा, यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही साथ जो विंध्य क्रम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी समय पारसनाथ की पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था। और ये जो विंध्य पर्वत है, जो आपको मैंने बताया था सबसे पहले, जो मैप दिखाया था कि ये आप, मैं पेन कहाँ चला गया, हाँ, ये जो मैंने आपको दिखाया था कुछ इस प्रकार से कि ये दो पर्वत श्रृंखला है, ये झारखंड में जाकर विलुप्त हो गया है। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है, जो इसका उत्थान हुआ है, ये विंध्य क्रम के ही समय में हुआ है, और यह विंध्य पर्वत का ही आगे निकला हुआ हिस्सा माना जाता है, या फिर इसी का हिस्सा है पारसनाथ की पहाड़ी। अब अगला आता है कार्बोनीफेरस का युग, या कार्बोनीफेरस क्रम। कार्बोनीफेरस को हम लोग कहेंगे आइस एज, इसको आइस एज के भी नाम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो भारत में आइस एज आया था, या फिर जो एशियाई आइस एज हम लोग कह सकते हैं, जो आइस एज था, सिंपली आप रखें ना आइस एज, जो गोंडवाना का भूखंड है, इस पर जो हिमानीकरण जो हुआ, ये इसी काल में हुआ। किस काल में, कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। झारखंड के सहित जितने भी इलाके हैं भारत में, या सभी के ऊपर हिम चादर से ये ढक दिया गया इस युग में। आपको मालूम है इसको कहा ही जाता है आइस एज। आइस एज इसलिए क्योंकि पूरे धरती पर इस समय आइस एज चल रहा था, पूरे धरती को चादर से ढक दिया गया था। कौन सी चादर से, तो वो चादर था आइस, आइस का मतलब बर्फ की चादर से इसको ढक दिया गया था। इसके अवशेष मिलते हैं कहाँ पर, नदियों के नीचे मिलते हैं। नदियाँ जो है, आज की नदियाँ जो बह रही है, जिसमें सोन नदी हो गया, दामोदर हो गया और गंगा हो गया, इन सभी के नीचे इन सभी चीज़ों के अवशेष पाए जाते हैं। तो झारखंड में बेसिकली इन सभी चीज़ों का अवशेष कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसको कहा जाता है तलचेर श्रेणी। तलचेर श्रेणी कौन सा, वही सिंहभूम का एरिया, सिंहभूम वाला एरिया जो है उसको कहते हैं तलचेर श्रेणी। तो यहाँ पर इसके अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर हिमानीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, परिलक्षित हो पाता है। हिम चादर जब यहाँ पर ढका गया, मतलब जब पूरा का पूरा आइस एज शुरू हो गया, उस समय सभी भू आकृतियां जो थी वो प्रायः रूप से लोपित हो गया, मतलब दिखने नहीं लगा। और कैसे दिखेगा, इतना बड़ा धरती है, यहाँ पर एक ऐसा पठार उठा हुआ है, अब पूरा का पूरा लद गया, इस पर आइस बर्फ लद गया ऐसे करके, तो ये कैसे दिखेगा। क्योंकि एक तो हिम चादर ने पूर्वी निर्मित जो स्थलाकृति था उसको पूरा से ढक दिया, और दूसरे अग्रसर होता हुआ हिम चादरों ने पहाड़ियों को का जो अपर्दन था उसको करते हुए उस जमीन को समतल बना दिया, जिसमें कि आप देखे होंगे गंगेटिक प्लेन। तो जो गंगा का मैदानी एरिया है, इन सभी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, तो वो हुआ है कार्बोनीफेरस युग में। यहाँ पर ये सारी चीज देखने को मिलता है। ये सब चीज आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, मेंस में, लेकिन इससे एक नंबर का भी क्वेश्चन निकल सकता है, जो कि पीटी वगैरह में पूछा जा सकता है। दूसरे अग्रसर होती हुई हिम चादरों ने पहाड़ियों का जो अपर्दन है उसको काटते हुए उसको समतल बना दिया। कार्बोनीफेरस, जिसको हिमकरण भी कहा जाता है या आइस एज भी कहा जाता है, इसके बाद भूभागों में तरंगीय स्थलाकृति का निर्माण हुआ,
और बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे विकास हुए गए, सरिताएं देखी गई, मतलब दरार देखी गई, और ये सारी जो दरारें हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को नुकसान भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित भी हुई। नुकसान क्या, उस समय कुछ था ही नहीं, नुकसान क्या होगा। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, पर्मियन ट्रायसिक क्रम। जो पर्मियन ट्रायसिक क्रम है इसको हम लोग जानते हैं। पर्मियन ट्रायसिक क्रम जो है, ये जो युग स्टार्ट हुआ पर्मियन ट्रायसिक युग, ये कब स्टार्ट हुआ, जब कार्बोनिफेरस युग खत्म हो गया, जब आइस एज खत्म होने लगा, तब ये युग स्टार्ट हुआ। इसको इस नाम से डिनोट करते हैं। अब इस युग में छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या चीज देखने को मिलता है, तो छोटा नागपुर का जो उच्च भूमि का भाग था उसमें अपर्दन देखने को मिलता। स्थलिक जो जमीनों का जो विकास है, जो स्थलिक कृति यहाँ पर दिखाई देती है, वो उसी समय बनी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्मियन ट्रायसिक युगीन अवस्था। उच्च भागों का पर्याप्त अपर्दन जो हुआ, ये स्टार्ट हुआ पर्मियन ट्रायसिक काल में। इसी समय माना जाता है कि जो महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी का यहाँ तात्पर्य क्या है, महादेव श्रेणी यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या कहें, चलो मैं बताता हूँ। ये है इंडिया, ठीक है, ये इस प्रकार से इंडिया है, इस प्रकार से है, किसी तरह कॉपरेट कर लेना। यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएं शुरू हुई है, ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसमें से एक है शिवालिक, तो उसी शिवालिक को कहा गया है महादेव श्रेणी। अब समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो महादेव श्रेणी का जो निर्माण है वो इसी युग में हुआ है, पर्मियन ट्रायसिक क्रम में। इस काल के अवशेष आपको मिलेंगे। अवशेष में ढालभूमि में बजरी के रूप में आपको देखा जा सकता है, क्योंकि अपर्दन का यहाँ पर क्रिया हुआ था, बिछ रहे थे हर एक चीज। जब अपर्दन होता है तो कहीं निक्षेपण भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहती हुई गई तो कहीं जाकर बिछेंगी ही, तो ये सारी चीजें बाद में बजरी के रूप में बदल गई, और ये आपको देखा जाता है कहाँ, तो ढालभूमि का एरिया। ढालभूमि कौन सा एरिया है, वही अगेन सिंहभूम वाला एरिया, सिंहभूम वाला एरिया में ये आपको देखने को मिलेगा। इस समय झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है, 2 घटना, कौन कौन सा, एक तो दामोदर नदी और दूसरा है सोन नदी। इन दोनों नदियों में भ्रंश का पड़ना, मतलब इसमें गड्ढे देखे गए, गड्ढे हो गए, जिसमें संपूर्ण प्रवाह प्रणाली जो था वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। ये आज की बात नहीं है, ये अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप जाएंगे तो बाद में बहुत सारी चीज़ों का ऐसे फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं पर्मियन ट्रायसिक क्रम का। तो किस क्रम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं पर्मियन ट्रायसिक क्रम का। तो यहाँ पर 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। कौन कौन सी घटनाएं घटती है, तो एक है दामोदर नदी और दूसरी है सोन नदी। तो सोन नदी और दामोदर नदी में यहाँ पर भ्रंश पड़ गया, जिसमें संपूर्ण प्रवाह प्रणाली जो है ये प्रभावित हो गया। ये चीज 1 नंबर में कैसे पूछी जाएगी, आपको ये पूछा जाएगा कि पहली बार किस युग में दामोदर और सोन नदी के क्षेत्रों में भ्रंश पड़ गया। ऑप्शन दिया जाएगा ये सारे जो युग हैं इन सभी का, तो आपको आंसर देना पर्मियन ट्रायसिक युग। यहाँ पर भ्रंश जब पड़ा तो भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण क्या था कि काराकोरम श्रेणी जो है, अगेन फिर हिमालय की ही बात की जा रही है, हिमालय की ही यहाँ पर बात की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम का जो रेंज है उसमें उत्थान देखा गया था, इसलिए यहाँ पर भ्रंश पड़ा। क्योंकि जमीन जो है, जो गोंडवाना लैंड है, वो किधर जा रही थी, तो गोंडवाना लैंड जो है ये कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से ये धक्का खा रही थी, इधर बन रहा था, ये यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर काराकोरम रेंज बन रहा था। तो इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा पर यहाँ पर बसा हुआ है झारखंड। जब ये दबाव में आएगा क्षेत्र, क्योंकि ये जो गंगेटिक प्लेन है ये भी उतना ज़्यादा कठोर है नहीं, तो ये अंदर सबडक्ट होते जा रहा है, ये इसमें जाकर मिल गया। यहाँ सबडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, ये सबडक्शन नहीं होता, ये बाद में एक प्लेट है, और जब ये सबडक्ट होते गया तो इस जगह इसका उत्थान हुआ, जो कि कारा केटू रेंज है, यहाँ पर इसका प्रभाव देखा गया झारखंड में। तो इन सभी चीज़ों से यहाँ पर भ्रंश पड़ने का कारण बताया जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम में हम लोग देखेंगे कि इस काल में जो गोंडवाना क्रम है, इस काल को हम लोग कहते हैं कोयला युग, क्योंकि कोयले का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। धनबाद का एरिया जो है, जो डायमंड कहते हैं, ब्लैक डायमंड, ये क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कोयले को। कोयले से इसको डिनोट करते हैं गोंडवाना क्रम को।
कोयला युग के नाम से इसको जाना जाता है। यह काल जो है ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, होगी भी, कोयला यहाँ बन गया भाई तो होना भी है। सोन नदी, ठीक है, सोन नदी दामोदर नदी में जो भ्रंश पड़ा था उसके कारण जो पेड़ पौधे जो थे वो नीचे दब गए। वो कहाँ चले गए? जमीन के नीचे दब गए, और नीचे दबने से कालांतर में वो क्या हुए? कोयले में वो रूपांतरित हो गए। इन नदियों के घाटी में कोयला का जो विस्तार है वो निक्षेपित हुआ। मतलब कि आप दामोदर नदी को फॉलो करो और दामोदर नदी के बगल में जितने भी एरिया बसे हुए हैं वहाँ आपको कोयले की प्रचुरता देखने को मिलेगी। जैसे धनबाद वाला एरिया हो गया, आसनसोल का एरिया हो गया, दुर्गापुर का एरिया हो गया, झारखंड में हम लोग देखें तो आपका जमशेदपुर वाला एरिया हो गया, बोकारो का एरिया हो गया, ये सारे जो एरिया हैं यहाँ पर बहुत सारे कोयले खदान देगा। इवन जामतारा वगैरह का जो एरिया है यहाँ भी देखा जाता है कोयला, यहाँ भी प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं जो भ्रंश पड़ा था ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही सिद्ध हुआ। यदि इस युग में जो था हमारा ट्राइसिक युग, परमियन ट्राइसिक युग जो था, इस समय यदि भ्रंश नहीं पड़ता तो आज झारखंड में कोयला नहीं होता। तो झारखंड में कोयला होने का कारण क्या था? जो भ्रंश पड़ा, इस समय ये पेड़ पौधे नीचे दब गए और नीचे दबने से यहाँ पर कालांतर में ये कोयले में परिवर्तित हो गए। 3 भागों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को बांटा जाता है। इसमें जो चट्टान है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग और भी बहुत चीज़ों को देख लें। जो इसमें से 2 है, ठीक है, 3 तो इसको भाग में बांटा गया, लेकिन इसमें से जो 2 है ये है गोंडवाना तथा मध्य गोंडवाना। इस समय जो निक्षेपण हुआ था वो झारखंड में पाया जाता है इस प्रकार की चट्टानें। एक और युग था जिसको कहा जाता है क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्रिटेशियस युग जो है इस समय यहाँ पर दक्कन में जो लावा का प्रवाह हुआ था उसी के जैसा झारखंड में भी बहुत सारा लावा, मतलब यहाँ पर उद्गार देखा गया था, जिसके कारण राजमहल जो ट्रैप है, राजमहल का जो ट्रैप मैंने आपको बताया था झारखंड का मैप में इस तरीके से, जो इस भाग में जो आपको बताया गया था राजमहल ट्रैप, उसका यहाँ पर निर्माण हो गया। और ये कहाँ है राजमहल ट्रैप, किस किस जिले में पाया जाता है? तो वर्तमान में ये दुमका, गोड्डा और साहेबगंज जिले में विस्तृत है। कौन सा ट्रैप? राजमहल ट्रैप। ये आप देख सकते हैं, अगेन 3D मैप, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है राजमहल ट्रैप। सांस ले थोड़ा लंबा और इसको देखें। यहाँ पर है साहेबगंज, ये है दुमका वाला एरिया, ये है पाकुड़ वाला एरिया, और कहाँ कहाँ बताया गया था? गोड्डा ना, गोड्डा, ये है गोड्डा का एरिया, ये है गोड्डा, ये है दुमका। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रैप बना हुआ है जिसको कहते हैं राजमहल ट्रैप। पारसनाथ की पहाड़ी यहाँ पर है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, ये यहाँ पर है। पहाड़ी और पहाड़ में क्या अंतर, पठार में क्या अंतर होता है, सॉरी, पहाड़ी और पठार में क्या अंतर होता है? जो 1200 मीटर से ऊंचा होगा उसको हम लोग कहेंगे पहाड़ी, ठीक है, और जो 1200 मीटर से नीचे होगा उसको कहेंगे हम लोग पठार। ये आप याद रखेंगे। तो पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, 4474, शायद इतना ही था, हाँ इतना ही था। तो चलो ये आपको याद होना चाहिए। मुझे बताओ कमेंट करके ये चीज़ किसको किसको याद रहा। मैं अभी क्लास ले रहा था तो ये आपको किसको किसको याद था। तो ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है ये इस तरीके से विंध्य और सतपुड़ा की रेंजें घुसी हुई है अंदर, तो इसी का एक्सटेंशन माना जाता है और सबसे ऊंची जो पहाड़ी है ये पारसनाथ है। इसके बाद आगे जो ये जो आपको बताया गया धालबूम वगैरह का एरिया, तिलचर वगैरह का एरिया, ये यहाँ पर है। इसके बाद जो आपको बताया गया उत्तरी पश्चिमी एरिया जिसमें पलामू वगैरह है जहाँ पर वर्षा कम होती है, वो ये एरिया है। राजमहल ट्रैप ये एरिया है। कोयले का जो प्रचुर मात्रा आपको मिलेगा वो इस वाले एरिया में मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, वो आपको इस वाले एरिया में मिलेगा। यहीं पर है जामताड़ा जिला, यहाँ पर भी देखा गया है, लेकिन जो क्या कहते हैं दामोदर रिवर जो है वो कुछ इस प्रकार से बही है। तो यहाँ पर इसके बगल में जितने भी एरिया हैं यहाँ पर देखा गया, क्योंकि सबडिक्शन हुआ तो छोटे एरिया में तो होगा नहीं, पेड़ पौधे अंदर गए तो ये तो छोटे एरिया में हुआ नहीं होगा, भ्रंश पड़ा तो ये सारा का सारा अंदर चला गया जिससे ये बन गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये जो युग है सिंजोइक युग जिसको हम लोग क्रम कह रहे हैं, ये जो युग है, जो एरा है, जो एज है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सिंजोइक क्रम इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो रहा था, इस
युग में इसके पहले ही छोटा नागपुर का जो संपूर्ण भाग है या पठार है, ये अपर्दन क्रिया के द्वारा ये मैदान में परिवर्तित हो चुका था। ये अवस्था अपनी पकड़ चुकी थी, मतलब छोटा नागपुर का पठार बन चुका था, सीधी सीधी बात। क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बताया कि जो गोंडवाना लैंड है उसका जो पूर्वी और उत्तरी इलाका है, यहाँ पर झारखंड स्थित है और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। और आगे जब बढ़ा तो यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो धक्के के कारण यहाँ हुआ। इसलिए ये हम लोग वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि ये जो झारखंड का एरिया है, ये हिमालय के उत्थान के पहले ही ये एरिया बन चुका है। अब देखो, ये एरिया बन चुका था, इसका मतलब ये था कि ये इधर से जब आ रहा था उसी समय ये बनते हुए आ रहा था, है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। छोटा नागपुर का जो पठार है वो हिमालय के उत्थान के कारण प्रभावित हुआ था। कैसे हुआ? जब 3 क्रमिक उत्थान देखे गए हिमालय में, उस समय छोटा नागपुर के पठार में भी 3 उत्थान देखा गया, जिससे छोटा नागपुर का जो नदियां हैं जो सबडक्ट हो गई थी, वो सारे के सारे फिर से जीवित हो गए। जिसमें सोन नदी इधर बहती थी, दामोदर नदी इधर बहती थी, तो ये सारे जो नदियां हैं ये फिर से जीवित हो गए और फिर से ये बहना शुरू हो गया। इस क्रम में जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना नहीं था, मनुष्य नहीं थे, होंगे भी तो बहुत अजीब किस्म के होंगे, बंदर जैसे। यह उत्थान हिमालय के उत्थान के कारण ही हुआ था, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार से है। पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, 3 उत्थान को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला उत्थान क्या कहता है? हिमालय का जो पहला उत्थान देखा जाता है, जो हुआ है, ये मायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, पहला उत्थान जो हुआ था हिमालय का, जो पहली बार ये ऊंचा उठा, तो ये मायोसीन युग में माना जाता है कि ये पहली बार ऊंचा उठा। संपूर्ण छोटा नागपुर में इससे प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि इस समय इस युग में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी कि पाट का जो क्षेत्र है इसमें उत्थान देखा गया। अगेन कुछ इस प्रकार से है झारखंड का जो ये एरिया है, ये है पाट का एरिया। तो पाट के एरिया में उत्थान देखा गया और पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग का जो पठार है ये 1000 फीट से ये ऊपर उठ गया। ठीक है, दूसरा उत्थान जब हुआ हिमालय का तो ये अंतिम प्लायोसीन युग में हुआ और इस समय फिर से छोटा नागपुर को प्रभावित किया गया। इस युग में जब हिमालय उठ रहा था उस समय यह प्रभावित हुआ। इस समय जो रांची हजारीबाग का पठार जो है ये 1000 फीट तक फिर से ऊपर उठ गया। मतलब 1000 फीट तो ऊपर उठा ही था, फिर से 1000 फीट ये ऊपर उठ गया। मतलब इसकी जो टोटल उत्थान है वो 2000 फीट तक हो गई। तो 2000 फीट तक हो गई, जिससे दामोदर जो नदी है ये दो भाग में विभक्त हो जाती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। रांची हजारीबाग पठार के उत्थान के साथ पुनः जो पाट का क्षेत्र है ये फिर से उठ जाता है और इस समय पाट का क्षेत्र 2000 फीट तक अधिक उठ जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और इसी युग में जब दूसरा उत्थान हुआ था उस समय दामोदर नदी जो है वो 2 भागों में बंट गया था। मतलब इसमें 2 धाराएं हो गई थी। जब कोई भी क्षेत्र उठेगा और उस यहाँ से जब नदी बह रही होगी तो इधर से और इधर से बहना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये 2 भागों में ये विभक्त हो गया, विभाजित हो गया। और ये कब हुआ? तो ये हुआ दूसरे उत्थान में। कौन से युग में? तो सीनोजोइक क्रम में या सीनोजोइक युग में ये हुआ। तीसरा उत्थान देखते हैं। तीसरा उत्थान जो है प्लीस्टोसियन काल में छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें तीसरी बार उत्थान हुआ और रांची और हजारीबाग का जो पठार है इसके निचले भागों में इस प्रकार का उत्थान देखा गया। ये उसका समय था। छोटा नागपुर का मेन भाग वो नहीं उठा, इसका निचली भाग उठ गया। इस उत्थान में पुनः रांची और हजारीबाग का जो पाट का क्षेत्र है इसमें उत्थान देखा गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पाट का जो क्षेत्र है ये 3000 से हो गया 3600 फीट ऊंचा और रांची और हजारीबाग का जो पठार है ये हो गया 1000 से 2000 फीट तक ऊपर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है इसमें 1000 उठा है, इसमें भी 1000 उठा है, इसमें भी 1000 उठा है। तो दोनों में मिलाकर 2000 ऐसे ही ये ऊपर उठ चुका है। प्लस जब ये आया इसमें भी 1000 की उत्थान देखा गया। तो पाट का जो क्षेत्र है इसमें तो 3000 से लेकर 3600 फीट तक ऊपर उठ गया। लेकिन जो हजारीबाग है जो निचला क्षेत्र है इसमें ये 1000 से 2000 फीट तक ये ऊपर उठ गया। इस पाट के जो ये पाट का क्षेत्र है, इस पाट का जो पठार है इसके नीचे रांची का पठार विस्तृत हुआ और इसमें 600 मीटर की कम
जो कि 600 मीटर कम है। सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये 600 मीटर कम उठा है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की ओर स्थित है, ये मेन पार्ट का क्षेत्र नहीं आता है, बाहर में। निम्न छोटा नागपुर का पठार 300 मीटर से अधिक ऊंचा है, जो कि बाहर की ओर है। राजमहल उच्च भूमि जो है, जो ट्रैप है, अपर्दित मैदान भूभाग और नदी घाटी का क्षेत्र है, इसमें 150 से 300 मीटर ये ऊंचा है। तीसरा उत्थान के बाद यहाँ की नदियाँ पुनर्जीवित हो गई, जैसे कि आपको बताया गया कि वो जो सारी नदियाँ विलुप्त हो गई थी वो फिर से बहना स्टार्ट हो गई, जिससे अपरदन चक्र में तेजी आ गया। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ सबसे पहले आई है? तो इसमें सबसे पहले आई है स्वर्ण रेखा, कांची, राहू, उत्तरी कोयल, शंख नदी, ऊपरी मार्ग, जलप्रपात और पठार के किनारों पर जो अर्ध आकृति विसर्प तथा एक पठार के बीच में जो स्कॉर्प देखा जाता है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों से प्रमाण लगता है कि ये जो जमीन है, यहाँ पर तीसरा उत्थान देखा गया था। अब स्कॉर्प का मतलब होता है निशान, ठीक है, निशान यहाँ पर देखा जाता है। इसी से यहाँ पता चलता है कि इन सभी से यहाँ पर उत्थान हुई थी, ये चीज़ पुष्टि हो पाती है। सातवां है और आखिरी है ये निक्षेपण, जिसको कहते हैं नवीन निक्षेपण। इस समय ये जब युग चल रहा था, इस समय अपरदन की जो क्रिया है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। मतलब अपरदन का जो काम जो अपरदित हो रहा था जगह, ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारी नदियों का फॉर्मेशन हो चुका था, ये काफ़ी तेज़ी से ज़मीन को काट रही थी, समतल बना रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखा जाता है कि आखिर छोटा नागपुर के पठार में ग्रेनाइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचुरता में पाई जाती है। अब जहाँ भी अपरदन हुआ वहाँ पर ग्रेनाइट जो है इसके उच्च भूमि या भूभाग में ये परिवर्तित हो गए, ये बाहर निकल गए, जिसको कहा गया मानेडॉक। इसको कहा गया मानेडनॉक। तो मानेडनॉक किसको कहा गया? इस अपरदन के कारण जो ग्रेनाइट की जो उच्च भूभाग है ये बाहर निकल गया, इसी को कहा गया मानेडनॉक। निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपरदित निम्न भूभाग, क्योंकि देवघर थोड़ा सा नीचे है। अजय बेसिन, अजय एक नदी है, अजय निकलती है बिहार के मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर से ये निकलती है। बिहार के मुंगेर से एक तो अजय निकलती है, अजय नदी निकलती है। अजय की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पत्थरा नदी या पत्थरो नदी कहते हैं, ये भी यहीं से निकलती है। और ये पत्थरो नदी या पत्थरा नदी जो है ये बाद में जाकर अजय नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों को मिलाकर इसके साथ एक और नदी है जिसको कहा जाता है जयंतिया नदी। तो जयंतिया, पत्थरा और जो अजय नदी है, इन तीनों नदियों को मिलाकर एक बैराज बनाया गया है देवघर जिला में। देवघर जिला संथाल परगना का ही एक क्षेत्र है, एक जिला है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो अजय बेसिन, पंच परगना मैदान तथा शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल बेसिन के क्षेत्र के अपरदित मैदानी भूभाग के रूप में इस क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है कि यहाँ पर अपरदन की क्रिया हुई थी और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई थी। बेसाल्ट से बनी हुई राजमहल की पहाड़ी अपरदित होकर निम्न भागों में शामिल हो गई। ये किस राजमहल का जो पहाड़ी है ये किससे बना हुआ? तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। नदियों का प्रवाह यहाँ सर्पाकार रूप में पाया जाता है। अब नदियाँ जो है वो कुछ इस प्रकार से बहना स्टार्ट हो गई। जब नदियाँ इस प्रकार से बहने स्टार्ट होती है या फिर बहने लगती है तो ऐसा माना जाता है कि अपरदन जो है वो अब अंतिम फेज में है, अब ये ज़्यादा अपरदित नहीं होगा, ये इसी प्रकार से चलती रहेंगी और आगे आने वाले डेढ़ लाख 2 लाख साल बाद ये नदियाँ हो सकती हैं तो विलुप्त भी हो जाए या फिर और बड़ा हो जाए, कौन क्या जानता है कि कब क्या धरती पर हो जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई। स्वर्ण रेखा, कांची, राहु और अन्य कई नदियाँ जो है ये पंच परगना के मैदान में घुमावदार रूप में प्रवाहित होती है। मतलब ये कभी इधर जाती है, कभी फिर इधर जाती है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, घुमावदार है, ये इधर उधर घूमते घूमते बहती है, जो संप्रदाय मैदान की स्थिति को इंगित करती है कि अभी भी इसमें थोड़ा मोड़ा हलचल है। ये है कुछ नदियों का मैप, जिसमें ये आपको नहीं पढ़ना है, वाटरफॉल और जो जलप्रपात लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ रिवर पढ़ना है, ये नदी के बारे में है। वाटरफॉल तो इसमें दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर नदी है। नदी कैसे कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये नदी है सोन नदी, ठीक है, ये सोन नदी है। आगे जाकर इस तरीके से गंगा आई है और ये गंगा में जाकर मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ उसके बाद लिखता हूँ ना, ताकि और अच्छे से दिखे। हाँ, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये है रिवर इन झारखंड।
ये है सोन नदी, ये जो बहती हुई जा रही है ये है सोन नदी, और इस तरीके से इधर से बहते हुए आती है गंगा नदी। तो गंगा में ये जाकर मिल जाती है सोन नदी, और सोन नदी निकलती है कहाँ से, तो यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी और बहती हुई जाती है। इसके बाद आता है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे कि बोकारो के आसपास आपको दिखेगा ये दिख रहा है आपको, ये है दामोदर नदी। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये लंबा है, थोड़ा सा इधर की ओर आया हुआ है, जो कि अगेन अमरकंटक के ही आसपास से ये निकली है, अमरकंटक से नहीं निकली है, ये आप ध्यान में रखें, अमरकंटक से नहीं निकली है, ये इस इलाके से निकली है, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। इसके बाद यहाँ पर है कांची रिवर। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है अजय नदी, और अजय नदी इधर से निकलती है, यहाँ से। यहीं पर है एक जिला जिसका नाम है मुंगेर जिला, मुंगेर से ये निकलती है। इसका ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है आपका दूसरा रिवर, जो इस तरीके से बहते हुए आती है। ये है आपका पत्थरों नदी, तो ये भी आप देख रहे हैं। ये है मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी निकलती है यहाँ से, देवघर से। यहाँ पर देवघर जिला है, देवघर में एक पहाड़ है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत, तो त्रिकुट से यह निकलती है, और त्रिकुट के पर्वत से ये निकलते हुए जाती है दुमका में बहते हुए। इस पर एक डैम बना हुआ है, मुझे क्या इस डैम का नाम बता सकते हैं, जिसको कहा जाता है कनाडा डैम, ठीक है, कनाडा डैम कहा जाता है। तो मुझे इसका ओरिजिनल नेम बताइए, तो इसको क्या कहा जाता है झारखंड में। इसके बाद बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साहिबगंज का इलाका है जहाँ पर ये निकल गया है गंगा नदी छूते हुए। तो ये है नदियाँ, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसकी यदि पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा नोटिस यही है, यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप इसका पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लें, और इसको आराम से आप घर में बैठ के पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार। यदि आपको वीडियो देखने के समय नहीं है तो आप जाकर इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। आज का वीडियो इतना ही था, अगला वीडियो जरूर मैं आपके लिए अपलोड करूंगा क्विक रिवीजन के लिए। 1 घंटा से ऊपर क्लास हो गई है, तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।